बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज न्यूज़ प्रोग्राम सियासी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया जफर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई बहस के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शेख सुहेल। इनसे बात करेंगे ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी के हवाले से कि इस दौरान वक्त में, इस मुख्तसर अरसा में जब से सलमान खान नए डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं और आइंदा वक्त में क्या क्या तब्दीलियाँ इनके आने के इम्कानात हैं। इसी पर बात करने के लिए शेख सुहेल कमिंग बैक टू यू। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सुहेल फॉर योर टाइम। और सुहेल, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी से अगर मुवाजना किया जाए नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर सलमान खान का, तो क्या सलमान खान अपने नाम की तरह ही दबंग हैं या नहीं? और उन्होंने जब से वो तैनात हुए हैं खानेवाल में क्या क्या कारनामे या क्या क्या फ़राइज़ सरअंजाम दिए हैं अब तक? पहले तो शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू राबिया, आपने अपने शो में मुझे बुलाया। दूसरी बात ये कि अभी तक सलमान खान साहब जो हमारे नए डिप्टी कमिश्नर आए हैं, इनकी कोई कारकर्दगी अभी तक नज़र नहीं आई है। हमें जा रहे हैं आ रहे हैं, इधर भी कहीं कभी स्कूलों में पहुंचे होते हैं, कभी सब फ्रूट मंडियों में पहुंचे होते हैं, तो कारकर्दगी तो सिफर है, जिसे कहते हैं सिफर बटा सिफर। जिस तरीके से आगा ज़हीर अब्बास शराजी साहब का गिरफ्त थी ना पूरी ज़िला इंतज़ामिया पे, वो चीज़ सलमान खान लोधी में अभी तक बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। पता नहीं उन्हें अभी तक काम की समझ नहीं आई है, पता नहीं अभी तक वो नए नए इस वजह से कर रहे हैं। मुझे तो अभी तक उनके जो है किसी भी चीज़ को समझने में भी तो वक्त लगता है कि ये फैक्टर जो है ये इस चीज़ का जिम्मेदार है कि अभी तक जो है सलमान खान डिप्टी कमिश्नर जो है खानेवाल अभी तक चीज़ों को समझ नहीं पाए। मैडम, ये जो है सलमान खान साहब बहुत ज़्यादा जो है पढ़े लिखे आदमी है, कोई अनाड़ी नहीं है। जो इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, पूरे ज़िला खानेवाल के वो मालिक हैं, ज़िला इंतज़ामिया के, ठीक है। तो इतनी तो समझ आ जाती है बंदे को, महीने में 15 दिन में समझ आ जाती है। अभी तो उनको तीसरा चौथा महीना होने को आ रहा है, लेकिन कोई काम नज़र नहीं आ रहा। कोई बल्दिया की तरफ से आप अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि आप खानेवाल के किसी गली, किसी कुच्चे, किसी चौराहे पे चले जाएं, हर जगह पे गंद, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लेकिन चल तो रही है मुहिम सफाई सुथराई की। हाँ, वो चल तो रही है ना, सिर्फ मीडिया की हद तक तस्वीरें, सिर्फ तस्वीरें बनती हैं, कोई कहीं किसी जगह पे सफाई नहीं है। मैं आपको जगहों के नाम उंगलियों पे गिन के बता सकता हूँ कि हर जगह पे नालियों का, सेवरेज का पानी है लोगों के घरों तक बढ़ चुका है। लोग इंतहाई परेशान है। सलमान खान लोधी को लोगों ने मैसेज भी किए हैं, दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता आखिर इफ्तिखार बंगश जो डीएमओ खानेवाल हैं, उनमें ऐसी, उनके पास ऐसी क्या पावर है कि उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है कि भाई ये जो खानेवाल की गलियों का हाल हो चुका है आगा ज़हीर अब्बास शराजी के जाने के बाद, इनको कौन करेगा सही, इसको कौन, आप करते क्या है, मुझे सिर्फ ये बता दें। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि आगा ज़हीर अब्बास शराजी के वक्त पे जो था वो इतनी गंदगी शहर में नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। अब तो मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, अब तो गली गली, कुचा कुचा, चौराया जो है ना सीवरेज के पानी से भर चुका है। सही। मेरे पास आपको मैं फुटेज देता हूँ, वो फुटेज आप चलाइएगा अपने चैनल पे, दिखाइएगा लोगों को कि किस तरीके से लोगों के घरों के आगे गंदगी के ढेर लग चुके हैं, सीवरेज का पानी घरों में आ चुका है। बारहा टीएमओ खानेवाल को दरखास्तें देने के बावजूद अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है, कुछ पूछा नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि ये सिर्फ ये हुकूमत जो है टैक्सेस लगाने के लिए बैठी हुई है, लोगों से टैक्स लगा लगा के गरीब आदमी को खून चूसने के लिए बैठी हुई है। किस लिए बैठी हुई है? कोई सहूलतें आवाम को ये देते नहीं है, कोई किसी चीज की बल्दियाती इदारे। बात ये है कि अब जो है ना बल्दियाती इदारे तो खत्म हो गए हैं, काउंसलर, नाइब नाजिम, चेयरमैन वो खत्म हो चुके हैं। अभी सारी जिम्मेदारी जिला इंतजामिया पे जाती है। सही। और जिला इंतजामिया का काम करने का मकसद है उनको कहना टीएमओ खानेवाल को, लेकिन टीएमओ खानेवाल, मुझे तो लगता है कि टीएमओ खानेवाल डीसी खानेवाल है, उनकी मेरा ख्याल डीसी से भी ज्यादा चलती है। किसी बात की कोई सुनवाई नहीं है, कोई किसी काम, किसी तरीके का एक काम टीएमओ खानेवाल का आप मुझे दिखा दें। हाँ, लेकिन इन्हें पता चल जाए कि खानेवाल के किसी चौक पे, किसी चौराहे पे, किसी नुक्कड़ पे कोई एक घर बन रहा है बगैर नक्शे के पास है, ये फौरी पहुंच जाते हैं। इन्हें पता चल जाए कि जी जिला इंतजामिया को कहा कि जी आप रेडी ठेले, जो गरीब आदमी बैठे हैं
उनके उठवाने तो ये ट्रैक्टर ट्रालियां 8-8 10-10 पर्चे काट देते हैं लोगों के ऊपर। सही। गरीब मजदूर आदमी को इन लोगों ने खून चूस लिया, खून। सही। ये अब मुझे बताओ ना, गरीब आदमी कहाँ जाए जिनकी घर के अंदर सीवरेज का पानी बढ़ चुका है, जिनके घर के अंदर दाखिल हो चुका है सीवरेज का पानी, जिनके घरों के अंदर पानी नहीं आता, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, टैक्सेस इतने भर चुके हैं, उसके बाद फिर अच्छा, आप कह रहे हैं कि अवाम जो है वो बारहा शिकायत कर चुकी है डीसी खानेवाल को। ना सिर्फ डीसी खानेवाल को बल्कि अवाम जो है वो अपने तर्ज पे शिकायत करती हुई, शिकायत दर्ज करवाती हुई नजर आती है, चाहे वो डीसी खानेवाल हो, चाहे वो डीपीओ हो, चाहे वो एसी हो या दीगर अहलकार हो हमारी जिले इंतजामिया के। लेकिन इनकी जानिब से जो है वो कोई भी कॉल जो है वो मौसूल नहीं की जाती, इनकी जानिब से जो है कोई भी जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि अक्सर तो हालात ये हो जाते हैं कि कॉल आने पर जो है वो कॉल काट दी जाती है। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अवामी नुमाइंदगान हैं, ये हमारे ही सेलेक्ट किए हुए, हमारी ही फलाह बहबूद के लिए बैठे हुए हमारे मुंतखब करदा अहलकारान हैं, अफसरान हैं, तो ये अवाम की बात क्यों नहीं सुनते? आखिर ऐसी क्या बात है? देखो, ये तो इन्हें पीछे से कुछ शय मिली हुई है, ये पावर है इनके पास, जो गरीब आदमी रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। गरीब आदमी आप कह रहे हैं गरीब, यहाँ हाँ अगर किसी के पास अप्रोचेज हैं वो जाके डिप्टी कमिश्नर साहब से या डीपीओ साहब से या हमारे एसी साहिबान जो हैं उन सब से जाके डायरेक्टली मुलाकातें कर सकते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी जिसके वाकई ही जेन्युइनली यहाँ पे मसाइल मौजूद हैं, वो उनकी कॉल गवारा नहीं, उनकी कॉल सुनना गवारा नहीं की जाती, उनकी बात सुनना गवारा नहीं की जाती। तो सवाल यहाँ पे यही है कि आखिर ऐसा क्यों है? सिर्फ ये जो तफरीक है अमीर और गरीब में, ये इन्हीं के लिए क्यों? मैडम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनको खुदा का खौफ नहीं है। तमाम जिला इंतजामिया के ऑफिसर को मैं हकीकत बता रहा हूँ, इनको खुदा का खौफ नहीं है। कैसे आएगा खुदा का? जेन्युइन मिसाइल लोगों के जो है, इतने जेन्युइन मिसाइल हैं, लोगों की तकलीफें हम जब देखते हैं तो हमें रोना आता है। लेकिन ये जो जिला इंतजामिया के लोग हैं, इनको खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं रहा। बल्दिया के जितने मुलाजिम हैं ये तानाशाही बने हुए हैं। इनको एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर तक, चले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इंफॉर्मेशन ऑफिसर हमारे ये जो है डिप्टी कमिश्नर खानेवाल सलमान खान के, सलमान खालिद नाम उनका, उनको कॉल की जाती है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन मौसूफ इतने ज्यादा मसरूफ होते हैं कि उन्हें कॉल सुनना भी जो है, कॉल उठाना भी जो है वो गवारा नहीं। हम सहाफियों की कॉल जब वो नहीं उठा रहे तो वो आम आवाम का क्या करेंगे फिर? ये अकेले सलमान खालिद का नहीं मैडम, ये तमाम ऑफिसरों का यही हाल है। ये नहीं है किसी आप की सुन रहे हैं। एक गरीब आदमी जिसको अपने हकूक का अच्छी तरह से पता है, जिसको ये पता है कि अगर मेरे साथ कोई ज्यादती होती है तो मैंने किस तक अप्रोच करनी है, उनको पता है कि मेरे साथ कुछ गलत होगा, मैंने डिप्टी कमिश्नर को बताना है। ज्यादातर अवाम जो है उनको इस चीज का इल्म ही नहीं है, लेकिन जिनको इल्म है लेकिन वो गरीब हैं, अब उनको पता है हमने डीपीओ को अप्रोच करना है, उनको पता है हमने एसी को बताना है। लेकिन एसी साहिबान हमारे जो है वो इस कदर मसरूफ है, हमारे डीसी साहिब जो हैं वो इस कदर मसरूफ हैं, डीपीओ और हमारे जितने अहलकार हैं वो इस कदर मसरूफ है कि उनकी कॉल ही नहीं सुनते। वजह क्या है? खौफ खुदा क्यों नहीं है और कब आएगा खौफ खुदा? किस तरह आएगा? ये वजह सिर्फ इतनी है मैडम, जो ये हुकूमत है ना, पीटीआई गवर्नमेंट्स, इनको खुली छुट्टी दे दी गई है कि तुम्हारा जो दिल आए तुम अवाम के साथ करो। अच्छा, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हें कोई तुम्हारे से हिसाब मांगने वाला नहीं है। ना इनको खुदा का डर खौफ है, ना खुदा का डर है इन्हें कि अल्लाह तो देख रहा है, लेकिन इन्हें किसी चीज का कोई डर नहीं है। इनको हुकूमत की तरफ से शेरी मिली हुई है, जैसे ये दिल चाहेगा ये वैसे करेंगे लोगों के साथ। इनसे ना कोई आप सवाल करें, ना इनके ऊपर आप तनकीद करें। आप तनकीद करेंगे तो आपसे ही सवाल पूछ लिए जाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद है ये इनको कोई खुदा का खौफ। लेकिन देखिए पीटीआई के दौरे हुकूमत में तो नहीं है। अगर आप इससे पहले भी दौरे हुकूमत में देखें, पीएमएलएन में भी देखें, पीपीपी में भी देखें, तब भी अफसरान का यही सूरत हाल थी। अफसरान सिर्फ अपने आप को अफसरान ही नहीं समझते बल्कि शाही अफसरान समझते हैं, जिनको जो हैं अवाम तक रसाई करना उनके लिए कतन ही जो है नागुज़ीर है। अवाम को जो है वो गरीब अवाम को जो है वो हकीर समझा जा रहा है यहाँ पे। तो फिर किस काम के हुए ये हमारे सारे अहलकारान? नहीं मैडम, आप ये बात न करें, तमाम गवर्नमेंट्स को साथ न मिलाएं। नवाज शरीफ के दौर में ये जितने भी मुलाजिम तबका है ये डरते थे, ये कहते थे कि यार हमने कोई गलत काम किया तो शहबाज शरीफ खुद आ जाता था। आप ये ना बात करें कि तो ये तमाम तो आ ही जाते हैं।
हाँ बुज़दार ये अलग साहब बात है कि उनको कहना पड़ता है, बारहा उनको जो है समझाना पड़ता है कि जी ये वाकई ही गलत हो गया। फिर जो है हमारी इंतजामिया के छोटे अफसर से लेकर हमारी हुकूमत के आला वज़रा तक जो है वो हरकत में आते हैं जब वाकई ही कोई बड़ा वाकया रोनुमा हो जाता है। आवाम की बात सुनने के लिए तो यहाँ पे कोई भी नहीं आता, ना हमारे वज़ीर आज़म, हमारे ना छेड़े मैडम, इनको ना वज़ीर। छेड़े आप। ये ख्वाबे गफलत में सोए पड़े हैं सारे जिला इंतजामिया के मुलाजिम। इनको सिर्फ चाहिए तनख्वाह, जो हर पहली तारीख को उनको तनख्वाह मिल जाती है। काम के बारे में बिल्कुल किसी को मत कहना, खामोश चुप बस। अच्छा, सफाई सुथराई पे मैं आपसे बात जानना चाहती हूँ। सफाई सुथराई की तो मुहिम जारी थी ना, पंजाब हुकूमत की भी ये थी, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम भी जारी थी, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन आप मुझे ये सफाई और सुथराई की मुहिम के हवाले से बताइएगा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है अब तक शहर में। बड़े काम करवा रही है जिला इंतजामिया। आपको पता है कहीं भी जाते हैं ये बल्दिया के मुलाजिम तस्वीरें खिंचवाते हैं, खड़े होते हैं, आ जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया तक इनकी सफाई। कोई काम आपको किसी गली में मेरे साथ चलें, ये बल्दिया के इफ्तिखार बंगश साहब है, मेरे साथ चलें, मैं इनको लेके चलता हूँ। कितनी गलियों के अंदर इस समय सीवरेज का पानी घरों में बढ़ चुका है, कितने लोगों को परेशानी है, मिसाल कितने लोगों के घरों के आगे गंदगी के ढेर चल है। मेरे साथ चले, मैं दिखाता हूँ। इनको नहीं नजर आता मैडम, इनको नहीं नजर आता। आप छोड़ें, ये ख्वाबे गफलत में सोए पड़े ने, सोए रहने दे, इनसे आप काम नहीं, कौन उठाएगा? हम इनको सोए रहने दें तो आवाम का तो बेड़ा गर्क हो गया। पहले ही महंगाई हमें सताए हुए है, उसके बाद हमें फिर ये सेवरेज के मसले खा गए, उसके बाद फिर हमें सफाई सुथराई के मसले खा गए, फिर उसके बाद जी हमें ये क्लीन एंड ग्रीन के नाम पे जो है एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है आवाम को। तो क्या करे आवाम, फिर कैसे जगाए अवाम सिर्फ इस इंतजार में है। मैं आज आपको हकीकत बता रहा हूँ, अवाम सिर्फ इस इंतजार में बैठी है कि कब ये साल डेढ़ इसका पूरा हो, इलेक्शन आए और हम इस गवर्नमेंट से जान। लेकिन देखिए सुहेल, ये भी तो पता नहीं है ना, हमें श्योरिटी नहीं है ना कि आगे क्या होगा। ये भी तो आंखों देखी मक्खी है, वो भी निकलना पता चल गया है मैडम, लोगों को पता चल गया है। नवाज, ये जो इलेक्शन हुए हैं पिछले दिनों, एमपी के राना सलीम इलेक्शन जीता है, बड़ी भारी अक्सरियत से जीता है। लोगों को पता चल गया है कि अब हवा किस साइड में चल गई है। अब हवा चल चुकी है। आप छोड़ दें इस हुकूमत का, अब जाना पक्का है, कन्फर्म है। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन की अगर आप बात करें, उनकी भी कारकर्दगी कोई इतनी अच्छी नहीं थी कि अवाम कह सके कि ये हालात नहीं थे। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में ये हालात नहीं थे जो अब हालात हो चुके हैं। आप ये ना बात कहें कि इस गवर्नमेंट का, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में ये हालात नहीं थे लोगों की जो इस टाइम लोगों की हालत हो चुकी है। अच्छा चले एहसास कफालत पे बात करते हैं। एहसास कफालत सेंटर जो है बनाए गए हैं बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, कितनी सहूलियात दी जा रही हैं इसमें? क्योंकि हमने जो सर्वे किया है उसके हिसाब से तो बड़े बुरे हालात हैं और अभी तक जो है जिले इंतजामिया भी जो है वो खामोशी के नाखून लिए बैठी है। आप क्या कहेंगे कि जिले इंतजामिया की जानिब से कब कोई जो है इनके लिए एक्शन लिया जाएगा और क्या सहूलियात जो है पहुंचाई जाएंगी और किन किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं लोग? आपको बताऊं मैडम, मैं जी जिला जो है एहसास कफालत सेंटर के बारे में, इस टाइम एहसास कफालत सेंटर में गरीब औरतें, बेवा औरतें, यतीम मस्कीन बच्चियां, बच्चे ठोकरे खा रहे हैं, ठोकरे खाने पे मजबूर हैं। इतना बुरा उन लोगों का हाल है ना। वहाँ पे जाके आप एक मरतबा विजिट खुद करिएगा, ना वहाँ पे पंखा है, ना वहाँ पे पानी का इंतज़ाम है, ना वहाँ पे बैठने की जगह। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, जो ज़िला इंतज़ामिया ने इनके साथ ज़्यादती की है, वो सबसे बड़ी ज़्यादती ये कि इनका जो एहसास कफालत सेंटर है पहले शब्बीर स्टेडियम में था, उसको वहाँ से उठा के और लाहौर मोड़ के पास शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे बड़ी बड़ी बसें, बड़े बड़े कंटेनर जो चलते हैं, जो ब्रेक नहीं लगाते। और वो लोग गरीब जो हैं लोग, वो रेडियो वाले, वो जो है जो पैसे लेने जाते हैं मोटरसाइकिलों पे अपने बच्चों को, पूरे पूरे खानदान रिक्शे भर के जाते हैं। किसी टाइम भी कभी भी बहुत बड़े हादसे का सबब ये बन सकता है और इस हादसे की जिम्मेदार जिला इंतजामिया होगी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, वहां जाके आप देखें औरतें किस तरह रो रही हैं। यार आप, मुझे समझ ये नहीं आ रहा। मैंने ऐसी असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल साहब से बात की। मैं कहा सर, 2 लेडीज कांस्टेबल, 2 जेंट्स कांस्टेबल आप वहां पे लगा दें ताकि एक प्रॉपर तरीके से लोगों को पैसे दिए जाए। दूसरा, जो डीलर बैठे हुए वहां से 2 डीलर बैठे हुए मैडम, एक एक मशीन लेके, जिसके अंदर आप ये अंदाजा लगाएं 1000 औरतें हैं और 2 मशीनें हैं। कभी किसी के पैसे आ रहे हैं, कभी किसी के नहीं आ रहे। सुबह से शाम तक गरीब बुजुर्ग औरतें, जिन्हें दिखता नहीं, जिन्हें बोलना नहीं आता, जिन्हें चलना नहीं आता, वो सुबह डेली सुबह आती हैं, शाम को जाती हैं। सही। और वहां पे मशीनें सिर्फ 2 डीलर बैठे हैं, 2 मशीनें लेके
और कोई बंदा नहीं है वहां पे। शफाफियत कितनी है? चले वो जो है इंसान बर्दाश्त कर लेता है, मुश्किलें बर्दाश्त कर लेता है, जिनके घरों में आटा दाल चीनी नहीं है वो मुश्किलों के मारे चले ये मुश्किल बर्दाश्त कर लेता है। शफाफियत का तो आप नाम ही ना लेना, शफाफियत का तो आप नाम ही ना लेना। कोई शफाफियत नहीं है वहां पे, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है वहां पे, हर काम ही गलत हो रहा है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर इस्माइल बख्तियार साहब से बात की है मैंने, मैं कहा सर वहां कांस्टेबल 2 लेडीज 2 जेंट्स कांस्टेबल लगाए। टाइगर फोर्स बड़ा अच्छा काम कर रही थी वहां पे। अच्छा। टाइगर फोर्स को वहां से हटा दिया गया है। टाइगर फोर्स को पहले टाइगर फोर्स के नौजवान थे, बुजुर्ग औरतों को उठा के लेके आते थे, उनको पैसे दिलवाते थे, उनको बड़ी सहूलतें देते थे। पानी की टैंकी वो अपने पास से अपनी जेब से खर्च के लिए थे, लेकर आए थे टाइगर फोर्स के नौजवान, जिसमें सबसे ज्यादा काम जो है अपना एक मुर्तजा लड़का टाइगर फोर्स हेड और दूसरा है आमिर जो है गादी, लड़के ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मैं ये कहता हूं कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब को टाइगर फोर्स के हाथ में ये काम दिया जाए। बड़े साफ और शफाफ तरीके से ये काम चल रहा था जिला अपना एहसास कफालत सेंटर वाला। तो प्लीज मैं फिर एक मरतबा असिस्टेंट कमिश्नर साहब से यही कहूंगा कि सर दोबारा टाइगर फोर्स को ये जो है जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि ये काम बहुत और साफ और शफाफ तरीके से किया जाए। अच्छा, ये तो हो गई एहसास कफालत की बात। मुझे ये बताएं कि तामीर और तरक्की पे जो काम किए गए हैं पीटीआई के दौरे हुकूमत में, खास तौर पे डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी के होते हुए और अब जो कि वक्त है हमारे नए डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी साहब का, इसमें तामीर और तरक्की के जो काम हो रहे हैं आपको क्या लगता है वो कितने सेटिस्फाइंग है? और क्या वाकई ही तामीर और तरक्की पे काम जो है वो जेन्युइन तरीके से हो रहा है, ये सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है? अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है मैडम, कोई जो है मेरिट पे तरक्याती काम नहीं हो रहे। ये अयूब रोड से लेके डीसी ऑफिस से लेके और ये अपना सिटी पार्क तक रोड बनाया जा रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, हाँ, अच्छा ये रोड बनाया जा रहा है, इसकी जरूरत भी कोई नहीं थी, बना हुआ बड़ा अच्छा रोड था। उसके बाद अच्छा। ये रोड बनने से जो कारोबारी लोग हैं उनकी दुकानें नीचे हो गई हैं, पानी अब जो है सड़क से जो फ्लो होगा वो पानी लोगों की दुकानों में जाएगा, वो लोग बड़े परेशान है। एक चीज। अच्छा, अब दूसरी चीज पे आ जाए, जो मेन काम करने का था यार, मुझे समझ नहीं आती ये कर क्या रहे हैं। जिस ठेकेदार ने ये रोड बनाया है ना मैडम, आप इस पे चेक करें, सिर्फ सीमेंट बजरी के नाम के ऊपर कुछ भी नहीं है। रेता ऐसे लगता है कि जैसे कि तारकोल के अंदर रेता मिला के सड़क के ऊपर लगा दी। इस सड़क का आपको मैं नताइज दिखाऊंगा, 6 महीने के अंदर अंदर ये सारा रोड टूट जाएगा। 2 नंबर मटेरियल, बिल्कुल 2 नंबर नाकिस मटेरियल से ये रोड तैयार हुआ। अच्छा, मेन जरूरत थी जो जहां पे जरूरत है रोड बनने की, मैं आपको रोड बताता हूं। एक तो जो है चाह फैक्ट्री रोड जो है जसवंत नगर से लेकर गूंगे बहरों का स्कूल तक जो है ना, वहां पे टूट फूट का शिकार है। लोग बहुत अजियत से लोग वहां पे जाते हैं, लोग रोते हैं, चीखते हैं। वो रोड बनने की जरूरत थी, वो रोड नहीं बनाया गया। क्यों? उसमें करप्शन। हमारे डीएचक्यू वाली साइड पे जाता हुआ रोड। अच्छा, उस्मान मुअज्जम रोड है वो, जो डीएचक्यू की तरफ जाता है वो उस्मान मुअज्जम रोड है। आप उस रोड का हालात देख लें, बंदा नहीं गुजर सकता उस रोड से, इतना बुरा हालात है, टूट फूट का शिकार है। आखिर ये क्यों नहीं बनाया गया? जिनकी जरूरत थी, इसकी जरूरत नहीं थी, इस रोड की जरूरत थी, ये क्यों नहीं बनाया गया? फिर आप आज गरीब नवाज मस्जिद गरीबाबाद जो है रोड, ये पूरा टूट फूट का शिकार है। सिटी पार्क से गरीबाबाद तक रोड जा रहा है, ये पूरा टूट फूट का शिकार है, अभी तक ये नहीं बनाया गया। ऐसा इस रोड में जो बना हुआ था, इसमें क्या खास बात थी जो इस रोड को बनाया गया? और वो भी 2 नंबर मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, रेता, सारा रेता और बजरी इस्तेमाल हो रही है, तारकोल। ये भी 6 महीने बाद रोड टूट जाएगा, फिर नए ठेकेदार। बाकी जो रोड्स बनाए गए हैं उसमें भी यही कुछ इस्तेमाल किया गया था मेरे ख्याल से, जो आज से 1 साल पहले डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी के दौरे वक्त में बनाया गया रोड अब जो है दोबारा से खस्ता हाली का शिकार है। झील के नाम पे जो अवाम को चूना लगाया गया है, इस पे जरा मैं आपका कॉमेंट चाहूंगी शेख सुहेल साहब। मैडम, झील का मैं आपको बताता हूँ, मैं परसों ही इंटरव्यू करके आया हूँ एक आदमी के साथ, फालिज का मरीज था वो, झील पे जो बैठा था वो फालिज का मरीज था, माली। अब अंदाजा लगा लो, जिस झील का माली फालिज का मरीज हो तो झील ने तो वैसे ही फालिज की मरीज होना ही है। एग्जैक्टली। माली जो है वो फालिज का मरीज था, वो भी किसी वर्कर ने बल्दिया के, उसने अपना इंतकाम लेने के लिए उसको वहां पे लगाया, झील के उस माली को, फालिज के मरीज को वहां पे लगा दिया। ठीक है, आप झील का हालात ये है, आपको मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, फुटेज मेरे पे आप चेक कीजिएगा। खंडरात का मंजर झील इस टाइम पेश कर रही है, कोई झील के अंदर कोई किसी किस्म का काम नहीं है। 3 से 4 महीने हुए हैं, ये भी मंसूबा शुक्र है मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का, मियां शहबाज शरीफ का, उन्होंने ये झील का मंसूबा दिया था निशात अहमद खान डागू जब वो एमपी बने थे,
मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने झील का मंसूबा दिया था। 4 महीने इसको अभी झील बनी को तैयार हुए हैं, लेकिन 4 महीने में बिजली का ट्रांसफार्मर, बिजली का बिल ना भरने से वाप डाले उतार के ले जा चुके हैं। अच्छा, पानी का जर्रा नहीं है, खंडरा टूट फूट का घास सारी सूख चुकी है, घास का कोई हाल नहीं है। और उसके बाद आपको एक और बात बताता हूं मैं, शराबी, आप मगरिब के बाद वहां पे विजिट कीजिएगा, शराबियों ने, चर्चियों ने, नशेइयों ने वहां पे डेरे डालनी है। अच्छा, मेरी खबर चलने के बाद डीसी खानेवाल ने, सलमान खान लोधी साहब ने जो है वहां का विजिट किया, 2 मरतबा सलमान खान लोधी साहब गए हैं, इफ्तिखार बंगश गए हैं, उन्होंने देखा झील का, उस टाइम मेरी खबर चलने के बाद उन्होंने विजिट भी किया है, लेकिन सिर्फ वही बात, तस्वीरें बनवाई हैं, कोई काम नहीं हुआ झील का। सुनने में ये आ रहा था कि ये लीज पे दे रहे हैं झील को, अभी तक वो भी नहीं पता चला कि लीज पे दी है ये नहीं दी है, क्या किया है। मैंने कॉल की थी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सलमान खान साहब को कि उन्होंने फोन नहीं उठाया होगा। नहीं, वो मीटिंग में बैठे थे, कॉल तो मेरी पिक की है उन्होंने, चलिए लगी यूं कि आपकी कॉल जो है वो उठा ली जाती हैं, वरना यहाँ पे दीगर नाम नेहाद सहाफियों की भी जो कॉल जो हैं वो अफसरान की जानिब से उठाई ही नहीं जाती। तो अब देखते हैं झील का क्या बनता है, झील के ऊपर तो जो है वो बात हो रही है। सही। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पे आप क्या कहेंगे? पेट्रोल जो है आपको पता है कि अभी गुज़िश्ता दिनों पहले ही जो है वो फिर से उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है, क्या कहते हैं? इस टाइम मैडम पेट्रोल 60 रुपये 36 पैसे बिक रहा है, 160 रुपये 36 पैसे इस टाइम पेट्रोल बिक रहा है, ठीक है। 12 रुपये 80 पैसे पेट्रोल में इजाफा किया गया इस हुकूमत के, जबकि इमरान खान साहब कहते थे जब हुकूमत चोर होती है, जब हुकूमत वो करती है, चोरी करती है, उसकी सजा भुगतनी पड़ती है अवाम को। अगर जो पेट्रोल में 1 रुपया इजाफा होता है तो समझो आपका हुक्मरान चोर है, ये इमरान खान साहब कहते थे। भाई अब तो 12 रुपये 80 पैसे बढ़ा दिए आपने 160 रुपये में पेट्रोल को। आप तो कहते थे मैं 45 रुपये लीटर पेट्रोल दूंगा, ये मुस्लिम लीग नून आपको लूट रही है, मैं आपको 45 रुपये लीटर पेट्रोल दूंगा। मुझे तो इस बात की तकलीफ हो रही है, तकलीफ से कहना पड़ता। खान साहब आपने तो 145 रुपये भी नहीं रहने दिया पेट्रोल, आप तो 160 रुपये पे लेके चले गए हो पेट्रोल। 160 रुपये 36 पैसे इस टाइम खाने वाले में पेट्रोल बिक रहा है। आपके वादे थे, आपने कहा था मैं 45 रुपये लीटर पेट्रोल दूंगा, 145 भी नहीं रहने दिया खान साहब आपने। पेट्रोल 160 रुपये 36 पैसे इस टाइम खाने वाले में बिक रहा है, और पेट्रोल से हर चीज पे 200 300 तमाम कारोबार करने वाले हजरात ने हर चीज पे, आपने 12 रुपये 80 पैसे बढ़ाए हैं पेट्रोल पे, उन्होंने हर चीज पे 100 200 रुपये आवाम ने बढ़ा दिए। आपका काम ये नहीं है लोगों, गरीब लोगों के फट्टे उठाना, रेडी उठाना। आपका काम ये है कि प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट है उन्हें आप फील्ड में निकालें, वो जाके चेक करें कि भाई हमने 12 रुपये रेट बढ़ाया है, आपने 200 रुपये रेट बढ़ा दिया हर चीज पे। अब सुनने में आ रहा है घी 80 रुपये फिर महंगा हो रहा है, हर चीज महंगी, आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, कोई चीज गरीब आवाम खुदकुशियां करने के सिवा खान साहब कोई रास्ता नहीं आपने छोड़ा है आवाम के ऊपर। आवाम खुदकुशी करने का आपने उनको दे दिया कि ये खुदकुशी करेंगे। सही। थैंक यू सो मच सुहेल, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको प्रोग्राम की क्या बात अच्छी लगी, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।